प्यारे लर्नर्स, आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग वीडियो को क्लिक करके जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो है रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एग्जाम में कैसे लिखा जाता है उसी वे में जो है इस नोट्स को डिजाइन किया गया है और उसी वे में आप लोगों को यहाँ समझाया गया है। तो इस वीडियो में जो है रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसका नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री है, आप लोग जो है नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में इसके हम लोग लिमिटेशन के बारे में भी जानना है, क्योंकि उसको जानने से और उसको लिखने से ही आप लोग के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल है जान चुका है, और उसके बाद हम लोग जो है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी जान चुका है। इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जान ही लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ ऑन एटम्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं बच्चों? इसमें हम लोग जानने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, आप लोग को भी ऐसा ही लिखना है। और इसका एक्सपेरिमेंटल कैसे होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है एक्सपेरिमेंट से, और कंक्लूजन क्या होता है और उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग पोस्टुलेट के नाम से भी जानते हैं, और लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग जो इससे पहले के वीडियो देखे थे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, उन्होंने अच्छे ढंग से केवल थ्योरेटिकल मॉडल दिया था, कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिया गया था। तो इस मॉडल में हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटली समझेंगे इसको कि कैसे रदरफोर्ड जो है मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से इस पूरे वीडियो में आप लोगों को समझाया गया है। तो देखिए इंट्रोडक्शन आप लोग को भी कुछ इसी तरह से कॉन्सेप्ट में याद रखना है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिनका फुल नेम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इनका जो जन्म है 30 अगस्त 1871 टू अक्टूबर 1937 में इसका डेथ हो गया था, और इसमें इनका बर्थडे हुआ था। तो ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसको इन्होंने किस में दिया था? 1911 में, है ना। इतना में इस मॉडल के बारे में अच्छे से बताया था। इसके लिए जो है इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं देखो, ही गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और किस नाम से जानते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को आल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के नाम से भी क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, या फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आ सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल मतलब कि सोने की जो पतला परत होता है ना, उसी में एक्सपेरिमेंट किया था। सोने को यदि हम लोग पतला छील लें तो उसी में इन्होंने रदरफोर्ड ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख चुके हैं, अब हम लोग जो है इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखिए इनका ये एक्सपेरिमेंट वाले में आ गए हैं। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, देखिए इन्होंने ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये गोल्ड मतलब सोने का बना हुआ एक परत है, पतला परत है ना, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि सोने का एक पतला परत लिया। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका क्या नाम है? थिन गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब होता है परत, कोई पतला सा चेन टाइप से उसका परत है। तो इन्होंने क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल्स, देखो बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, उसमें से एक रेडिएशन है अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन भी होता है। तो क्या किया कि एक ऐसा सोर्स लिए जिसमें अल्फा पार्टिकल निकलता हो। तो क्या किए और क्या किए, यहां पर देखिए जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये फ्लोरोसेंट स्किन है, एक गार्ड के रूप में यहां लगा हुआ है। देखो जो फ्लोरोसेंट स्किन मतलब इसमें से जो भी लाइट इसमें पड़ेगा वो हमको दिखेगा ना, वो हमको दिखेगा, इसलिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोला गया है। स्क्रीन में क्या करेंगे, देखेंगे। और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स है। तो चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को अच्छे से जान लेते हैं। तो क्या क्या जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, मतलब यहां से देखो ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, क्या हो रहा है यहां से?
अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है और किस में टकरा रहा है, इस गोल्ड फॉइल में, मतलब सोने की ये जो पतली परत है इसमें टकरा रहा है। तो कुछ जो है पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स तो सीधे वापस भी लौट आते हैं और कुछ पार्टिकल्स इधर विक्षेपित हो जाते हैं, इधर चले जाए, स्केटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कुछ इधर और कुछ इधर और ये इधर। इस तरह से ये जो यहां से जो हम लोग अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं, ये एक तरह की किरण है ना, प्रकाश है, लाइट है अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें से टकराने के बाद सोने का जो ये परत है, इसमें से टकराने के बाद क्या हो रहा है, कुछ लाइट जो है इधर स्केटर्ड हो जा रहा है, बिखर जा रहा है, कुछ जो है यहां टकरा रहा है इधर, कुछ इधर और कुछ जो है इधर टकरा जाता है ना। तो क्या हुआ इसमें एक बार फिर देखिए, हम लोग अल्फा पार्टिकल्स मतलब अल्फा लाइट वाला जो सोर्स है, संसाधन है, उसको लिए हैं और यहां से लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है, देखिए यहां से ये लाइट इस दिशा में जा रहा है ना, इस दिशा में। तो ये लाइट जाके किस में टकरा रहा है बच्चों, ये जो है सोने की जो परत है उसमें टकरा रहा है और आधा लाइट जो है कुछ वापस भी लौट आते हैं और कुछ जो है इधर टकराता है और कुछ उधर टकराता है और कुछ इधर स्केटर्ड हो जाता है ना। और यह जो गोल्ड जो ये परत है ना, ये जो है 100 नैनोमीटर पतला है। कितना है, 100 नैनोमीटर पतला है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको हम लोग अभी जानते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट का, कि रदरफोर्ड बोम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 100 नैनोमीटर थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स है इसका बमबारी किया, किसमें, गोल्ड के थिन फॉइल में, मतलब सोने की पतला जो पार्टिकल्स है उसमें इन्होंने उसको बम्बार्ड किया, मतलब उसमें लाइट को मारा है ना। तो ये जो कि कितना पतला था, 100 नैनोमीटर। मतलब ये अल्फा पार्टिकल बमबारी मतलब क्या होता है, जैसे बम में क्या करते हैं, फेंकते हैं ऐसे, वैसे ही इसमें अल्फा पार्टिकल फेंका जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है किसमें, ये सोने की परत में, है ना। तो देखो, अराउंड द गोल्ड फॉइल वाज प्लेस्ड फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब कि गोल्ड फॉइल के चारों ओर एक फोटोग्राफिक ये प्लेट लगा दिए हैं जिसको फ्लोरोसेंट स्किन नाम दे दिए हैं। देखो यहाँ फ्लोरोसेंट स्किन, मतलब इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर देखो ये क्या लगा दिया हम लोगों ने, फोटोग्राफिक प्लेट कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो कि किससे कोटेड है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड से कोटेड है। इसको क्यों लगाया गया बच्चों, क्योंकि जो भी लाइट यहां से पड़ेगा ना, ये गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड करेंगे, तो ये सोने की ये जो परत है इसमें से टकरा करके इसी फ्लोरोसेंट स्किन में जाएगा, जो फोटोग्राफिक प्लेट है, और वहां से हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट से, इसीलिए, है ना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कहीं ना कहीं जो है बीच में न्यूक्लियस है जो कि कुछ लाइट को पुनः वापस कर दे रहा है, और कुछ यहाँ पर चार्ज है, प्रोटॉन वगैरह है जो कि इधर स्केटिंग कर दे रहा है ना। और कुछ पार्टिकल तो सीधे भी निकल जाते हैं, देखो कुछ पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, सीधे निकल जाते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल मॉडल देख चुका है। अब अगला इसका क्या देख लेते हैं हम लोग, इसका रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट निकला इससे। देखिए इससे क्या रिजल्ट निकला, आप लोग देख सकते हैं कि जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल है ना वो सीधे सीधे जो है निकल जाते हैं। मान लो देखो, ये हम लोग यहाँ पर ये बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स है, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स मतलब ये सारे के सारे 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 क्या हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अधिकांश देखो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। मान लो ये गोल्ड फॉइल का एक एटम है, जैसे मैं बोलूं ये एक गोल्ड फॉइल था ऐसे, और इसी गोल्ड फॉइल को हम लोग किसी एक पार्टिकल को बड़ा करके देख रहे हैं, एक एटम को, तो उस एटम में क्या हो रहा है उसके बारे में यहाँ जानकारी है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स मतलब एक प्रकार का लाइट है, तो इस एटम से देखो गोल्ड फॉइल है उसमें छोटे छोटे एटम से मिलके बना है ना, क्योंकि वो मैटर है, तो उसी एक एटम के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो अल्फा पार्टिकल्स है उस एटम से अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है बिना वापस हुए, बिना स्कैटर्ड हुए निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल escaped फ्रॉम द गोल्ड फॉइल विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड, कि बिना डिफ्लेक्टेड हुए जो अल्फा पार्टिकल्स है देखिए यहां से वापस चले जाते हैं, निकल जाते हैं, वापस इधर नहीं आते हैं, इधर पार हो जाते हैं ना। मोस्ट अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पार हो जाते हैं। अगला क्या है देखो, द लो फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज डिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम देखो अल्फा पार्टिकल्स इधर है ये डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। देखो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, जबकि ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स जो कि रिटर्न नहीं हो रहे हैं, ना ही टकरा के तीसरे तिरछा जा रहे हैं। तो ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, जबकि ये देखो
ये यहाँ से लाइट तो आया था, ये देखो यहाँ से ये लाइट आ रहा था, लेकिन ये इधर देखो डिफ्लेक्टेड हो गया। तो ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है ना, देखो। और यहां देखिए ये भी कुछ जो है डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो द लो फ्रैक्शन, बहुत ही कम संख्या में अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। और देखो वेरी फ्यू पार्टिकल्स, जैसे कि 2000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 सॉरी 2000 नहीं, 20,000 में से कोई एक लाइट ही, एक अल्फा पार्टिकल ही पुनः अपने उसी डायरेक्शन में लौट आता है, रिटर्न वेरी फ्यू पार्टिकल्स, जैसे कि 1 आउट ऑफ 20,000 रिटर्न फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। मतलब कि 20,000 में एक ही अल्फा पार्टिकल जो है यहां से देखो ये टकरा रहा है और जो है वापस रिटर्न हो जा रहा है। देखो इस तीर चिन्ह का देखो ये किधर जा रहे हैं, तो ये जो देखो ये पेन का नोक को देखिए आप लोग, ये इधर से गया लेकिन यहाँ टकरा के फिर से वापस आ गया। मतलब बीच में क्या है, बीच में जो है पॉजिटिव आयंस है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, जिसके कारण जो है उसको डिफ्लेक्टेड कर दे रहा है उसी डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोगों ने क्या जाना, ये अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स है क्या हो जा रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्टेड हुए वो सीधा सीधा पार हो जा रहे हैं, देखिए। और इसमें बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखो इस तरह से ये डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं, इस तरह से ये डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। और दो कम सॉरी फिर दो बोल दे रहा था यार, देखिए तो 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल्स जो है रिटर्न हो जाता है टकरा करके इस न्यूक्लियस से, है ना। तो ये देख चुका। अब रिजल्ट के बाद हम लोग आ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट किसमें, कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। अब जो है उस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, है ना। तो देखिए इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम्स का अधिकांश पार्ट जो है होलो होता है, खोखला होता है। जैसे ये एटम बना रहा हूं तो ये बीच में न्यूक्लियस, तो इसका अधिकांश पार्ट देखो यहाँ खोखला है, इसी कारण तो लाइट जो है सीधा निकल गया, ये देखो ऐसे लाइट जो है सीधा निकल गया। तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया कंक्लूजन में उस एक्सपेरिमेंट से, कि अधिकांश जो है एटम्स का, ये क्या है एटम्स था, तो एटम्स का जो अधिकांश पार्ट क्या रहता है, होलो रहता है, खोखला रहता है, इसी कारण जो है लाइट जो है अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं सीधा सीधा। तो मोस्ट ऑफ द एटम्स पार्ट इज होलो। अब देखो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, इसमें से कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन से टकरा करके ये इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वहां प्रोटॉन प्रेजेंट था, वही उसको रिपल्सन करता है, रोकता है ना। जैसे ये देखो ये इधर से जा रहा है तो ये रुक देगा, तो थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा तिरछा। तो इसी कारण जो है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है रिपल्सन हो जाते हैं और डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दी शो दैट वेरी स्मॉल एंड हेवली चार्ज इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द एटम, कि इसमें जो है वेरी कम पार्ट में ही जो है क्या होता है, इसमें हेवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज जगह होता है मिडल में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत ही कम जगह ऐसे होता है जो पॉजिटिवली चार्ज का होता है, जो कि एटम के बीच में होता है। दिस शो दैट वेरी स्मॉल एंड हेवली चार्ज, उसमें हेवली मतलब पॉजिटिवली चार्ज ना, इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द एटम, एटम्स के मिडल में रहता है। अगला देखिए, रदरफोर्ड कैलकुलेटेड दैट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। तो देखिए ये जो ये न्यूक्लियस है बीच में, इनको तो इसका जो जगह है इसकी तुलना में, एटम की तुलना में बहुत ही छोटा जगह है ना, इसीलिए क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड कैलकुलेटेड दैट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। मतलब जो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, स्पेस होता है ना, और रेडियो वाला स्पेस, वॉल्यूम नहीं स्पेस ना। तो इसमें जो है न्यूक्लियस का स्पेस बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल मतलब बहुत छोटा, कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल जो एटम का स्पेस है उसकी तुलना में जो बीच वाला जो न्यूक्लियस है, ये बीच में क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है ना, बीच का न्यूक्लियस, इसका जगह क्या है, बहुत ही छोटा होता है। मान लो द रेडिएशन ऑफ द एटम इज अबाउट, मान लो एटम का जो साइज है वो 10 का पावर -10 है, तो एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना हो जाएगा, 10 का पावर -15। देखो -15 जो है और छोटा है ना, देखो ये 0 थोड़ा बड़ा है, इधर -1 जो है उससे थोड़ा सा और छोटा, -2 3 4 5 6 7, तो ये इधर वाले थोड़े बड़े होंगे, मतलब -10 थोड़ा बड़ा है, लेकिन -15 तो -10 के बाद आएगा ना, तो -2 करेंगे, -3 करेंगे, -4, ऐसे करते करते -10 हो जाएगा, फिर -15, तो -10 तो बड़ा है ना, और -15 उससे
छोटा है, मतलब कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है 10⁻⁻15 माइक्रोमीटर है, तो लेकिन एटम्स का 10⁻⁻10 है, मतलब थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा नहीं बहुत, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है कौन, ये एटम्स, और ये बहुत छोटा है उसकी तुलना में। अब देखो अगला जो मेन कंक्लूजन है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट क्या है, इसको जान लेते हैं। देखो, द एंटायर मास एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन अ स्मॉल स्पेस, मतलब कि उस एटम्स में, ये मान लो एटम्स है, तो एटम में बहुत सी कम जगह है जहां पॉजिटिवली चार्ज लोकेटेड है वो स्मॉल पार्टिकल, देखो स्मॉल कम ही जगह में है। इट इज सेंटर, और वो क्या है, सेंटर है ना, इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसी को क्या बोला गया है, न्यूक्लियस बोला गया है। कि एटम में बीच में पॉजिटिवली चार्ज वाला है, लोकेटेड है मिडल पोर्शन में, उसी को क्या बोला गया है, न्यूक्लियस बोला गया है। तो द इंटर मास एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम्स इज लोकेटेड इन अ स्मॉल स्पेस, मतलब स्मॉल स्पेस में है, एंड इट्स सेंटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए अगला, देखिए थोड़ा सा लाइट बढ़ा दे रहा हूं। है ना, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट एलिमेंट वेरियस, देखो जो पॉजिटिवली चार्ज वाला है ना ये न्यूक्लियस, तो अलग अलग एटम में जो है अलग अलग होगा ना, जैसे कि मान लो ये नाइट्रोजन में अलग होगा, ऑक्सीजन में अलग होगा, है ना, मैग्नीशियम में अलग होगा, और पॉजिटिवली चार्ज सब में अलग अलग होगा। वेरियस विच डिपेंड्स, किसके अनुसार से, डिपेंड्स विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर जो है न्यूक्लियस अलग अलग होगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में, वेरीज मतलब अलग अलग होगा, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट, मतलब उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उस हिसाब से जो है सभी एटम्स का जो है पॉजिटिवली चार्ज अलग अलग होगा। चलिए अगला और देख लेते हैं। देखिए अभी पूरा देखिए, अभी आप लोग को और अच्छे से समझ में आने वाला है, देखते जाइए। देखिए अगला, द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम, जैसे कि मान लो यह एटम्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो ये क्या है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, वेरेनस, नेपच्यून, ये सब जो है राउंड लगाते हैं सन के चारों ओर। वैसे ही जो है इस न्यूक्लियस, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर, ई लिख रहा हूं, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है, लाइक सोलर सिस्टम के जैसे, है ना। अगला देखिए, द नेगेटिव चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, अब जो नेगेटिव चार्ज है ये, और जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है, इसी से जो है उसका चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का, और जो है ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, उसी से जो है बैलेंस होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। मींस द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों एक दूसरे से बैलेंस करते हैं, जैसे जितना पेन है उतना ढक्कन है, ये देखो ढक्कन है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया, जितने गर्ल्स हैं उतने बॉयज हैं तो बैलेंस हो गया, नहीं तो फिर शादी के लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखिए अगला, द स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम्स रिमेन एम्प्टी, देखो ये क्या बोला जा रहा है, ये न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर ऑर्बिटल में जो है ये चक्कर लगा रहे हैं, इनके बीच में देखो, ये बीच में ये जगह क्या है, ये जो बीच का स्पेस है वो क्या है, इम्पिटी है, इम्पिटी मतलब खाली है ना, कि न्यूक्लियस और ये जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जगह क्या है, खाली है। द स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, देखो स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, एंड रोटेटिंग मतलब जो चक्कर लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो जगह है एटम में वो क्या है, खाली है, ये वाला खाली है। अब देखिए इतना सारे जानकारी तो दिया है, पर इनका लिमिटेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, कि लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,
देखो, रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है कि एटम जो है किस प्रकार से स्टेबल होगा। तो रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम किस प्रकार से स्टेबल रहता है इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है। और क्या बोला गया है, रदरफोर्ड ने जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्बिटल जो चक्कर लगा रहे हैं ना, उन्हीं को ऑर्बिटल बोलते हैं, उन्हीं जगह कुछ ऑर्बिटल बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट है इनके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया है कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है कैसे चक्कर लगा रहे हैं। देखो, ये मान लो एक ऑर्बिट्स है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और बीच में न्यूक्लियस। तो ये ऑर्बिट है, ये जो घेरा दिख रहा है, ये क्या है, ऑर्बिट है। तो इसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है कैसे चक्कर लगा रहे हैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो देखिए, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स, है ना, कोई जानकारी नहीं दिया था। और रदरफोर्ड जो है कि यदि ये एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यदि चक्कर लगा रहे हैं तो इनसे क्या निकलना चाहिए, एनर्जी निकलना चाहिए, स्पेक्ट्रा के रूप में एनर्जी निकलना चाहिए। तो इस एनर्जी कैसे निकलता है, क्या होता है, इसका एनर्जी कैसे टिका रहता है और चक्कर लगाता रहता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। तो देखिए, रदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा गिवन बाय एनी एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट में, एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जितने कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आते हैं सब एलिमेंट हैं। तो उसी में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे चक्कर लगाते हैं, और उनमें स्पेक्ट्रा मतलब क्या, कि एनर्जी कैसे निकलता है या कैसे मेंटेन होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था किसने, रदरफोर्ड ने, है ना। देखिए एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, कि इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने जो है 30 अगस्त 1871 में जो है इन्होंने, सॉरी 71 नहीं, हाँ 71 में इन्होंने जन्म लिया था, और 19 अक्टूबर 1937 में इनकी डेथ हो गया था। और रदरफोर्ड का मॉडल जो है 1911 में दिया गया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ही गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो कॉल्ड, इसको जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं, या रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल मॉडल भी कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ जा रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अल्फा पार्टिकल को इसमें बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल में, है ना। आप लोग थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। ये बम्बार्ड किया तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है सीधा सीधा निकल जाते हैं, कुछ ही सेम डायरेक्शन में वापस आते हैं, और कुछ जो है स्केटर्ड हो जाते हैं। और इसके चारों ओर क्या लगाया जाता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट लगाया जाता है, और ये इधर अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और अल्फा पार्टिकल का इसमें बरसात किया जाता है किसमें, गोल्ड फॉइल में। तो और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है सीधे सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं, है ना। और इससे क्या निकलता है कि जो एटम्स का अधिकांश पार्ट क्या रहता है, होलो रहता है, इसी कारण सीधा सीधा निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है सीधा अपने ही जगह में वापस आ जाते हैं, मतलब वहां क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। रदरफोर्ड जो है क्या कैलकुलेट किए कि बहुत ही कम मात्रा में न्यूक्लियस रहता है, और ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, एटम का जगह रहता है, और छोटे सी जगह में न्यूक्लियस रहता है। इसका रेडियस मान लो 10 का पावर माइनस 10 है एटम्स का, तो उसमें से 10 का पावर माइनस 15 के आसपास रहता है। रदरफोर्ड मॉडल का पोस्टुलेट किया था कि किसी एटम में जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है एटम जो है सेंटर में होते हैं बहुत ही कम मात्रा में, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग एटम में अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। और देखिए अगला क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉन है सोलर सिस्टम जैसे मूवमेंट करते रहते हैं न्यूक्लियस की। इसमें न्यूक्लियस क्या हो गया, सूर्य हो गया, और इलेक्ट्रॉन सब ग्रह हो गए, प्लैनेट जैसे चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, और जो बीच में पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है, इस प्रकार इनका बैलेंस होता है। द स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन इज रिमेन सेम। जो इलेक्ट्रॉन है जो रोटेटिंग कर रहे हैं, और जो ये न्यूक्लियस के बीच का जगह क्या रहता है, खाली रहता है, एम्प्टी रहता है। इसका लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने जो है एटम्स के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
और इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट ऑर्बिट्स में किस प्रकार होगा उसके बारे में भी नहीं बताया, और इन्होंने जो है जो इलेक्ट्रॉन की लाइन स्पेक्ट्रा मतलब एनर्जी कैसे निकलता है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया। होप यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जो है देखो इसमें कुछ कमी रह गया था कि रदरफोर्ड ने जो है इसके स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया और ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बताया, और जो है लाइन स्पेक्ट्रा एनर्जी कैसे निकलता है इसके बारे में नहीं बताया। इसी को बोहर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे ढंग से बताया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो है नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या क्या बोलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग बोहर्स मॉडल के बारे में जानने वाले हैं, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट देख के अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं और नोट भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।